इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ पर स्टूडेंट्स बात करते हैं। इससे पहले हमने कांस्टेंट्स पढ़े, इलास्टिक कांस्टेंट्स। अब अगर हम देखें एक्चुअली इलास्टिक लिमिट क्या है, फर्स्ट इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, बाद में इस पर डिटेल के साथ बात करते हैं। इलास्टिक लिमिट एक्चुअली ये है कि अगर आप एक किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्प्रिंग कंसिडर कर ले, फॉर एग्जांपल इसको आप एलोंगेट करना चाहते हैं, यानी इसको आप खींचे, दोनों जो साइड्स है, दोनों एंड्स है, वहां से आप अपोजिट साइड्स पे इसको खींच रहे हैं। सो देखिए इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम जानते हैं कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके लिए, एक्सटेंशन के लिए, यानी दोनों लीनियरली जो है वो इंक्रीज हो रही है, एक्स मीन एक्सटेंशन। सो इसका मतलब ये है कि जितना आप फोर्स इंक्रीज करेंगे उतना उसमें एक्सटेंशन बढ़ेगा, फोर्स कम कर लेंगे आप, एक्सटेंशन कम होगा, एटसेट्रा। सो इसको हम कहते हैं एक लीनियर इसमें प्रोपोर्शन होता है, एक लीनियर रिलेशन है, और इस लॉ को हम कहते हैं हुक्स लॉ, अगर हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखें। सो अब देखें एक खास हद तक ये लॉ जो है वैलिड होती है, और वो हद अगर हम क्रॉस कर लें सो फिर क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन की वो कांस्टेंट नहीं रहती। यानी अगर हम सपोज स्ट्रेस अप्लाई कर लें, स्ट्रेस अप्लाई कर ले, सो उसमें जो चेंज आता है लेंथ में, वॉल्यूम में, जो भी है, उसको पर यूनिट क्वांटिटी फिर हम कहते हैं, उस चेंज को पर यूनिट क्वांटिटी हम कहते हैं स्ट्रेन। सो एक खास हद तक इन दोनों की जो रेशो है वो कांस्टेंट होती है, और वो इलास्टिक लिमिट के अंदर होते हैं, लेकिन उस लिमिट को हम क्रॉस करते हैं, सो फिर इन दोनों की जो रेशो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। यानी जो लीनियरिटी है उसमें, जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो फिर लीनियर नहीं रहती। तो फिर उस रीजन को हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास आता है यील्ड स्ट्रेंथ, जहां पर ये रेशो जो है वो चेंज हो जाती है, कांस्टेंट नहीं रहती, वो यील्ड स्ट्रेंथ आ जाता है। अब अगर हम देखें इन सारी चीजों को अगर हम ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करना चाहे, सो आप कंसिडर कर लें यहाँ पर एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कंसिडर कर लें, ये एक वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस कंसिडर कर लें, और यहाँ पर हम लेते हैं एक एक्स एक्सिस, टू डायमेंशनल आप कंसिडर कर लें, दिया जाएगा वर्टिकल वाई एक्सिस और ये आ जाएगा एक्स एक्सिस। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर स्ट्रेस आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर आ जाता है स्ट्रेन, यानी उसमें जो चेंज आ रहा है। यहाँ पर हम सबसे सिंपलेस्ट वन जो लीनियर स्ट्रेस और स्ट्रेन है उसकी बात करते हैं। सो देखें जिस तरह के पहले हमने पढ़ा कि एक खास हद तक जब आप इस पर फोर्स एग्जर्ट करना शुरू करते हैं, तो जितना आप स्ट्रेस बढ़ाते हैं उतना उसी वैल्यू के साथ साथ स्ट्रेन भी बढ़ता है, उसकी वैल्यू भी चेंज बढ़ती रहती है। यानी एक लीनियर प्रोपोर्शन में दोनों की जो वैल्यू है वो लीनियरली चेंज होती है, एक जितनी इनकी जो रेशो है एक जितनी रहती है। अब अगर आप इस पॉइंट पर देखें इन दोनों की रेशो, इस पॉइंट पर इन दोनों की रेशो देखें, इस पॉइंट पर देखें, हर एक पॉइंट पर इन दोनों की रेशो देखें, सो वो इक्वल ही आती है, कांस्टेंट होती है। सो ये देखें, ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो जहां तक ये स्ट्रेट लाइन रहती है इनको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। यानी फॉर एग्जांपल ये वो लास्ट पॉइंट है जहां तक ये स्ट्रेट लाइन है, और फिर इसके बाद स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं रहती, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। क्या जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, यानी वो लिमिट जिसके अंदर ये दोनों जो है प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्टली, और उसके बाद फिर जो लीनियरिटी है इसकी वो नहीं रहती, यानी फिर वो प्रोपोर्शनल नहीं होते, फिर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो है वो कांस्टेंट नहीं आती। तो ये आ जाएगा प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको आप फॉर एग्जांपल नाम दे दे ए, ये ए पॉइंट तक जो है प्रोपोर्शनल रीजन है जहां पर ये प्रोपोर्शनल होते हैं, और ये हमारे पास क्या आता है, प्रोपोर्शनल लिमिट। अब अगर हम देखें पॉइंट बी की तरफ जाए, एंड सपोज इसके बाद जो है वो रेशो जो है वो चेंज हो जाती है, यूं देखें ग्राफ को देखें, जो स्ट्रेट लाइन है वो अब डिस्टर्ब हो गई, सो यूं हमारे पास एक अनदर पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। यानी अब आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस हम कम अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेन ज्यादा आ रहे हैं उसमें, यानी जो उसकी वैल्यू है, जो दोनों की कांस्टेंट वैल्यू है वो नहीं रहती, बल्कि वेरिएबल वैल्यूज आपको देते हैं। सो अब यहाँ पर अनदर पॉइंट हम डिफाइन कर सकते हैं, अनदर पॉइंट बी, ये वो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। अब दोनों पॉइंट्स में फर्क क्या है, देखें फर्स्ट जो पॉइंट है वो एक्चुअली पेवरली हुक्स लॉ के लिए है, इलास्टिक लिमिट आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ए जो है वो हुक्स लॉ के लिए है, यानी इसके अंदर हुक्स लॉ जो है वो वैलिड है।
दोनों जो है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है बी, वो इलास्टिक, इस पॉइंट के अंदर बॉडी इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है, यानी अब हमने इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं की है, ये भी इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट के अंदर है, ये भी इलास्टिक लिमिट के अंदर है, दोनों इलास्टिक लिमिट है, लेकिन पॉइंट ए तक जो है ये दोनों की रेशो कांस्टेंट होती है, पॉइंट बी के बाद कांस्टेंट नहीं रहती। तो जहां तक कांस्टेंट होती है वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट हो गया, और बी तक एक्चुअली इलास्टिक लिमिट है, क्योंकि जब आप बी पॉइंट को क्रॉस करेंगे तो फिर जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली वो परमानेंटली उसमें चेंज आ जाएगा, यानी उसके बाद जो चेंज होगा वो क्या होगा, परमानेंट। यहां पर इन दो पॉइंट्स के अंदर, यानी बी के अंदर अगर आप रहते हैं, सो बी के अंदर जो चेंज होगा वो क्या होगा, वो टेम्परेरी चेंज होगा, टेम्परेरी चेंज। यानी टेम्परेरी चेंज का मतलब यह है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को छोड़ दे, उससे फोर्सेस हटाएं, तो वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं टेम्परेरी चेंज। जिस तरह के आप रबर को, स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, उसको छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है, वापस उतनी ही लेंथ हो जाती है, जिसको हम टेम्परेरी चेंज कहते हैं। सो जब तक बॉडी टेम्परेरी चेंज में होती है, उसकी चेंज टेम्परेरी हो, फाइनल यानी वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है, तो हम कहते हैं कि ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है। और जब आप वो लिमिट क्रॉस कर लेते हैं, ये फॉर एग्जांपल वो लिमिट है, हमने क्रॉस कर लिया इसको, यानी अब जो है बॉडी क्या करेगी, उसमें परमानेंट चेंज आ जाएगा। परमानेंट चेंज का मतलब ये है कि बी के बाद जो पॉइंट आ रहा है, अब यहां पर एक्चुअली क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट इस रीजन में होगा, इस बी के बाद जो रीजन है, इस पॉइंट को आप सी कहें, इसको हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन एक्चुअली ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंटली चेंज हो जाते हैं। यानी अगर आप यहां पर देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट्स बी के बाद इसकी पोजीशन होगी, सो वो उसमें जो चेंज होगा वो वापस अपनी पोजीशन को रिटेन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आप रबर को सपोज स्ट्रेच कर रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके बाद जो उसकी आप देखेंगे कि जो उसकी लेंथ है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जो इसकी थिकनेस है वो इतनी कम हो जाएगी। बिल्कुल प्लास्टिक को आप कंसिडर कर सकते हैं, प्लास्टिक को आप स्ट्रेच करते जाए तो उसमें जब परमानेंट चेंज आता है तो वापस नहीं आता अपनी पोजीशन पर, परमानेंटली वो चेंज हो जाता है। तो उस रीजन को फिर हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक रीजन उसको हम कहते हैं। और ये इलास्टिक लिमिट हो गया, ये प्लास्टिक रीजन। अब जब बी के बाद आप जाते हैं तो फिर हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं उसको हम टू कैटेगरीज में रखते हैं। यानी कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, कैटेगरीज, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इलास्टिक लिमिट जब उनकी क्रॉस हो जाती है सो वो ब्रेक हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के ग्लास है, ग्लास को आप देखें वो पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह के मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, ब्रिटल मटेरियल। ये हो जाएंगे ब्रिटल मटेरियल्स। कुछ ब्रिटल मटेरियल्स हैं जिस तरह के ग्लास है फॉर एग्जांपल, या स्टोन को आप हैमर से मारे देखें तो वो ब्रिटल होता है, क्योंकि वो पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे पीसीज में। इसी तरह कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि इलास्टिक लिमिट के बाद जो है वो प्लास्टिक की तरह, यानी प्लास्टिक रीजन में होते हैं, यानी उसमें परमानेंट चेंज तो आया हुआ होता है, लेकिन वो पीसीज में कन्वर्ट नहीं हो जाते, बल्कि वो किसी और शेप में चले जाते हैं, उसका शेप परमानेंटली चेंज हो जाता है। तो फिर उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। डक्टाइल मटेरियल्स, यानी अब दोनों में फर्क क्या हुआ, दोनों जो है इलास्टिक लिमिट के बाहर है, यानी दोनों में चेंज जो है वो परमानेंट आया हुआ है, लेकिन ब्रिटल जो है वो पीसेस में कन्वर्ट हो गया, और जो डक्टाइल मटेरियल है वो पीसेस में कन्वर्ट नहीं हुआ, बल्कि उसमें जो चेंज आया वो परमानेंट चेंज है, लेकिन वो उसी एक ही ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, जस्ट उसकी जो शेप है या तो वो चेंज हो जाएगी, या उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, एटसेट्रा। तो जो जिस चीजों को आप बेंड कर सकते हैं, जिस तरह के आयरन है वगैरह वगैरह, ये डक्टाइल है क्योंकि वो पीसेस में कन्वर्ट नहीं होते। ग्लास को ले लें तो वो ब्रिटल है क्योंकि वो पीसेस में परमानेंटली चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास थे कुछ वो इलास्टिक लिमिट्स और प्लास्टिक लिमिट्स, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट्स एटसेट्रा, और फिर मटेरियल्स को हम कितने कैटेगरीज में रख सकते हैं हम इनको देखें। सो स्टूडेंट्स, ग्राफ पर हम बात कर रहे थे और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इसमें हमारे पास पोर्शंस आते हैं। फर्स्ट हमने देखा ये है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, फिर है इलास्टिक लिमिट, यानी इसके बाद जब आप चीज़ों को उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि ब्रेक हो जाते हैं, वो ब्रिटल है, और कुछ ऐसे हैं जो कि डिफॉर्म हो जाते हैं, उनका शेप चेंज हो जाता है, उनको हम कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स या वो डक्टाइल मटेरियल्स है, और इस रीजन को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी।
इसी तरह डी पॉइंट जो है और एक सी पॉइंट है। सी पॉइंट जिस तरह कि हमने कहा कि ये यूटीएस से हम डिनोट करते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी वो स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू है जो कि कोई चीज जो है वो कोई मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है और उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा, यानी वो स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू है। और डी पॉइंट जो है ये भी हमने डिफाइन कर लिया कि इसके बाद वो परमानेंट चेंज आता है, यानी एक्चुअली ब्रेकिंग पॉइंट है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ।